हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे ध्रुव राठी जी के द्वारा आजकल जो जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं और सरकार पे जिस तरह से हमला कर रहे हैं और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अपने व्यूअर्स के सामने अपना विचार है वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो इन्होंने अपलोड किया है, उसमें फिर से वही क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या भारत में तानाशाही आ गया है या आने वाला है। तो आप ही लोग इस पे विचार कीजिएगा, लेकिन इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है और क्या इसका जवाब होना चाहिए, ये दो चीज़ पे ये वीडियो आधारित है। इन्होंने बहुत चीज़ें उठाई हैं और उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस जो मेरा जवाब रहेगा उस पर आप प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इन्होंने सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनका जो है चैनल है ध्रुव राठी के नाम से, और इनके जो सब्सक्राइबर हैं 16.5 मिलियन, और ये एक यूट्यूबर हैं। और इनका सब्सक्राइबर होने का मेन रीज़न ये है कि जब आप पहले का इनका वीडियो देखेंगे तो बहुत ही क्वालिटी टाइप रिसर्च बेस्ड अभी भी वही कंटेंट रहता है, बट आजकल जो अलग से एक ट्रेंड चला रहे हैं कि सरकार पे निशाना साधने का, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और इससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या आप ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ इनका अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कुछ देर ही पहले ही इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और पूछा है कि क्या डिक्टेटरशिप आ गई है कि आने वाली है। ये ऐसा वीडियो इन्होंने इसलिए लाया है कि जब भी कोई अपोजिशन का लीडर जेल में जाते हैं या ईडी उस पर समन भेजती है तो इस तरह के कंटेंट वो लाया करते हैं। तो ये इनका मोटो है या वीडियो बनाने का एक स्टाइल बन गया है। लेकिन पहले इस तरह के कंटेंट वो नहीं लाते थे। पहले वो चीज़ें उनका जो रहता था इंटरनेशनल रिसर्च पे रहता था, इंटरनेशनल इवेंट पे रहता था, कुछ अच्छी चीज़ें रहती थी। लेकिन आजकल सरकार पे इन्होंने टारगेट बनाने का फैसला किया। तो अभी मैं जो बात करूँगा 2 घंटे पहले जस्ट इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। क्वेश्चंस नंबर आपका पहला है, जैसे ये देखिए, क्या डिक्टेटरशिप आ गया है? ये चीज़ उन्होंने सबसे पहला स्टार्टिंग ही किए हैं इस लाइन से। और ये ऐसा इसलिए बोले कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो गया है, इस पे उन्होंने शायद ये वीडियो लाए हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ बोले हैं, तो पहला है कि तानाशाही की ओर चल रहा है भारत। दूसरा, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं कि क्या केजरीवाल को सही तरीके से अरेस्ट किया गया है। ईसी अर्थात इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर रहते हैं उसमें से 2 मेंबर जो अपॉइंट हुए हैं पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तीसरा मुद्दा इसमें है, हालांकि इसको चौथा भी बोल सकते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन ही था तानाशाही आ गई है कि नहीं। दूसरा है केजरीवाल को अरेस्ट को लेके। तीसरा हो गया आपका ईसी इलेक्शन कमीशन के 3 में से 2 का अपॉइंट पीएम के द्वारा करना। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला के रिगार्डिंग भी इन्होंने प्रश्न किए हैं। और उसके बाद कांग्रेस के अकाउंट जो बैन हुए हैं, फ्रीज किए गए हैं, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा चीज़ें रखे हैं। उसके बाद फिर 1700 करोड़ टैक्स का फाइन लगा है कांग्रेस पे। और फिर कैंडिडेट जो भी अपोजिशन के कैंडिडेट खड़ा करते हैं उस पर ईडी का समन चला जा रहा है। उसके कांग्रेस वाले एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग उन्होंने पूछा कि क्या लोकतंत्र बचा है या ख़त्म हो चुका है। तो आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मैं जितना भी मुद्दा गिनाया हूँ सारा मुद्दा अपोजिशन से रिलेटेड है। और जो अक्सर राहुल गांधी जी या केजरीवाल जी ये चीज़ें बोलते रहते थे, तो क्या ये अपोजिशन का एक आवाज़ बन के रह गए हैं अब, या फिर ये कुछ सच में कुछ अच्छा चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो
इसमें मैं पहला बात उठाता हूँ कि क्या लोकतंत्र बचा हुआ है या नहीं। तो लोकतंत्र का मतलब ही है कि वैसे देश जहाँ पे शासक जो है इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। तो इलेक्शन तो होंगे ही, इलेक्शन होने वाले हैं, डेट भी आ गए हैं, 19 अप्रैल से स्टार्ट है और 4 जून को रिजल्ट है। तो ऑफकोर्स इलेक्शन होंगे, इसका मतलब है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। इलेक्शन जब नहीं होता तो डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। तो पहला जो है मुद्दा, जो है पहला क्वेश्चन था, उसका आई होप कि इनको जवाब मिल गया। दूसरा पॉइंट है कि केजरीवाल को अरेस्ट जो किया गया, केजरीवाल जी को, तो वो किस आधार पे किया गया। तो आप लोगों को शायद पता हो कि एक्साइज पॉलिसी में कुछ ये रूल ऐड किए हैं, उसको लेकर ईडी वाले को आपत्ति है और उसमें इन्होंने शक जताया है कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसी को मद्देनज़र उसमें से संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सिंह, मनीष सिसोदिया और अब केजरीवाल जी सब जेल के अंदर गए हैं। किसके कारण? तो ये जो वाइन लॉ लाए थे, शराब से रिलेटेड जो कानून लाए थे, उसी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है। तो ध्रुव राठी जी को बोलूँगा कि आप जहाँ जांच हो रही है वहाँ पे आप जाकर पूछ सकते हैं कि कौन से आधार पे चीज़ें ये चल रही है। अब तीसरी बात को मैं लेके आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के 3 में से 2 का अपॉइंटमेंट पीएम मोदी जी के द्वारा हुआ है। तो आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसीजर है। 3 मेंबर में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 उसके हैंड होते हैं। तो जब 9 मार्च को अरुण गोयल जी का इस्तीफ़ा हुआ तो हर एक जगह अलग अलग न्यूज़ में आया कि एक कोई बोल रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों से, अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि नहीं कुछ दिक्कतें थी राजीव कुमार जी और अरुण गोयल जी के बारे में के बीच में। तो वो सब भी लोग जब स्पष्टीकरण के हिसाब से देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये चीज़ें थी। लेकिन अब बात रही अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट पीएम मोदी के द्वारा सिर्फ नहीं किया जाता है। ध्रुव राठी जी को ये पता है, फिर भी इन्होंने एक अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। इसमें 3 मेंबर होते हैं सिलेक्शन में, जिसमें 2 रहते हैं सरकार के, 1 रहते हैं अपोजिशन। और उसी में से मीटिंग पे मीटिंग चलती है और उसमें जो नाम पे मोहर लगती है, तो जो ये 2 इलेक्शन कमीशन चुने गए हैं, ज्ञानेश कुमार जी और सुखविंदर संधू जी, ये दोनों चुने गए हैं। जिसमें कमेटी ऑफ जो है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर में से एक पीएम मोदी थे, एक अमित शाह जी थे और एक ये थे अधीर रंजन चौधरी जी थे। तो तीनों का मेंबर आपसी सहमति से ये सिलेक्शन हुआ है। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड उस रेशियो को दर्शाता है कि जिसके जितना विधायक रहते हैं उस हिसाब से चंदा कलेक्ट होता है। तो जब बीजेपी सरकार के विधायक ज़्यादा जीत के आए हैं तो ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा चंदा मिले हैं। अगर उस रेशियो को अगर कंपैरिजन आप करते हैं कि नंबर ऑफ विधायक किस पार्टी के कितना है और उनको कितना चंदा मिला है, उस हिसाब से आप रेशियो का अंदाज़ा अगर बीजेपी के भी विधायक का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपोजिशन वाले को जो मिला है चंदा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। अब हम लोग आते हैं कांग्रेस के अकाउंट बैन क्यों किए गए। तो उसमें पता चला है कि बहुत दिनों से उन्होंने टैक्स नहीं भरा था, टैक्स फाइन लगा है इसलिए फ्रीज किया गया था। टैक्स जैसे ही दे देते हैं उसके बाद अकाउंट ओके हो जाएगा। चौथे पे आते हैं कि कैंडिडेट पर ईडी का नोटिस। तो कैंडिडेट पे ईडी का नोटिस क्यों चला जा रहा है, जबकि इन्होंने ये भी बोला है कि एक सतीश रेड्डी जी थे जब अपोजिशन में थे तो उनको ईडी समन भेजा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी को चंदा दिया, तब जाके इन पे सब रफा दफा हो गया। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, सब कुछ ना कुछ पॉइंट रहते हैं। आप वहाँ पे पहुंचकर देखिए, चीज़ें को आप गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें पता चल जाएगी। ईडी अगर काम कर रही है तो ये तो खुशी की बात है। क्यों ना अभी सरकार ही क्यों ना काम ना करा रही हो,
लेकिन अगर ईडी काम कर रहा है, छापा मार रहा है तो अच्छी बात है। ईडी कम से कम खाली हाथ तो बैठा हुआ नहीं है। तो ईडी सीबीआई सबको काम करते रहना चाहिए, सरकार कहे तो भी, सरकार ना कहे तो भी। तो हालांकि फिर उसके बाद जांच का विषय रहता है, अगर निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे और फिर अगर निर्दोष नहीं है तो फिर वो नहीं छूटेंगे। जैसा कि अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी बेल नहीं मिल रही है, तो इन्होंने बेल के ऊपर भी चीज़ें बोली है, लेकिन इस पर मैं आऊँगा बेल पे भी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो आंसर दे रहा हूँ उसमें आपको कहीं से अगर कुछ त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप ध्रुव राठी को कांग्रेस का प्रवक्ता समझ जाएं और मुझे बीजेपी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं न्यूट्रल वे में आंसर दे रहा हूं। और अगर वहाँ पे अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ आपने गलत बोला है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई रुकावट नहीं है। तो यही चीज़ मैं डिस्कस किया था कि 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड एमिड डिसेंट इन मीटिंग। तो इनका कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें जो है 3 लोगों के मेंबर थे। तो अब आते हैं कांग्रेस वाले एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, ये हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही फेमस कांग्रेस के बहुत ही माननीय प्रवक्ता हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, महिला भी हैं। महिला का तो जिस रूप में भी हो, महिला नारी शक्ति होती है, उनको आदर करना चाहिए, इसी से ही देश आगे बढ़ता है। तो नारी जननी होती है। तो और लेकिन इस प्रचार में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर इनका क्वेश्चन था। तो ये चीज़ें इनको कौन रोका है? कहीं भी न्यूज़ चैनल में जाएं, एडवर्टाइज करें। हम लोग अगर चाहते हैं कोई चीज़ एडवर्टाइज करने के लिए तो एडवर्टाइज हो रहा है, इनको नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें कैसे लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? ध्रुव राठी जी जैसे यूट्यूबर कैसे चीज़ें को समझ पा रहे हैं कि ये एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं? मुझे किसी चीज़ में एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो तुरंत मैं किसी को कॉन्टेक्ट करता हूँ, एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आउट लगा, बाकी आप अपना राय ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि बीजेपी के पास अभी धन बल सारा चीज़ है, तो और अच्छे तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं, हर एक चीज़ों पे पहुँच है। वो अगर सरकार में है तो ईडी का भी उपयोग कर रही है। ये चीज़ें आपके कहना सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप आ गया है, चुनाव नहीं होंगे, चुनाव में मनमानी होगा, इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं करेगा, ईवीएम हैक हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, निगेटिव थाट्स अगर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं देश में, तो ये चीज़ें खतरनाक है। हाँ, तो अब बचा है कि इन्होंने पीएमएलए एक्ट पे भी इन्होंने चर्चा किया है। लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि जब वो निर्दोष हैं तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है, पीएमएलए अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीबीआई है। इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ तैयारी के पर्पज़ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सुधार किया गया है इसमें कि पीएमएलए 2018 में अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सुधार किया गया है। इसका रेफरेंस केजरीवाल के स्टेटमेंट के द्वारा दिया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि इस वीडियो में जो अरविंद केजरीवाल जेल्ड, डिक्टेटरशिप कन्फर्म एंड ध्रुव राठी, ये जो टाइटल है, इस टाइटल के नाम से जो भी इसमें कंटेंट दिखा गया है, उसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है, सारा चीज़ अपोजिशन के लीडर के स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया। तो जब आप अपोजिशन के स्टेटमेंट को सुनकर जब आप कोई चीज़ देते हैं, चीज़ें सामने रखते हैं, इसका साफ मतलब है कि आप उसका प्रवक्ता बन चुके हैं। और वो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट, अपोजिशन लीडर और भी जो हैं उनका, इनका एक आम आदमी पार्टी का जो है अतीशी जी, उनका स्टेटमेंट को रख रहे हैं। फिर ये देखिए आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, कांग्रेस की बहुत ही माननीय प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट को रख रहे हैं। तो जब आप अपोजिशन के स्टेटमेंट को अपने वीडियो में डालेंगे तो उसी हिसाब से ना लोग आज देखेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन अगर आप मोदी जी का भाषण
इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो वो अपने तरीके से बताते हैं। गांधी जी को तो लगता है कि दुनिया ख़त्म, लोकतंत्र ख़त्म, ईवीएम ख़त्म, अपोजिशन ख़त्म। जब सारा चीज़ ख़त्म ही हो गया है तो फिर क्या फ़ायदा, फिर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी फिर क्यों अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है, नहीं करते। तब तो पता चलता कि वन साइडेड हो रहा है, सिर्फ बीजेपी पूरा कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस तो एक भी खड़ा नहीं किया। तब पता चलता कि हाँ सिर्फ ये चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे ध्रुव राठी जी, उनका मैं लगभग सभी का एक्सप्लेनेशन सही तरीके से दे चुका हूँ। और भी इसमें बचे हुए, हाँ PMLA के बारे में नहीं बता पाया हूँ, तो उसमें के बारे में बता दे रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बेल मिलने की प्रक्रिया थी पहले मिल जाती थी तुरंत, लेकिन अब जो नियम में बदलाव किया गया उसमें क्या है कि जब तक आपको एक्यूज किया गया है से लेकर जब तक आप साबित नहीं हो जाते कि आप निर्दोष हैं कि नहीं, तब तक बेल नहीं मिलेगी, तो तब तक आप जेल में रहेंगे। ये चीज़ें सुधार हुई है और इसके कारण बेल नहीं मिल रहा है, ऐसा अपोजिशन वाले को कहना है। लेकिन क्या ये सच में है? क्या अभी तक इस केस में किसी को बेल नहीं मिली है? ईडी जिसको भी गिरफ्तार करती है उसको बेल नहीं मिले? क्या ये जो है हेमंत सोरेन जी हैं वो उनको तो जेल से निकाल कर शपथ ग्रहण में जो है चंपक जी जब ये बने थे CM झारखंड के, तो उस टाइम वो मौजूद थे, भाषण दिए लंबा चौड़ा। तो ये चीज़ें जो है अपोजिशन के स्टेटमेंट से वेरीफाई करना सही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अपोजिशन के अलावा कहीं से सुप्रीम कोर्ट का प्रूफ हो या और कहीं से है, बीजेपी का भी नहीं चाहता हूँ कि बीजेपी वाले को भी आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि उनका प्रूफ चाहिए, नहीं, आपको न्यूट्रल होकर प्रूफ देना चाहिए, तब लोग जानेंगे, क्योंकि आपको बहुत चाहने वाले हैं ध्रुव राठी जी। तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर काम कीजिए। और फिर आप इस वीडियो में एक थोड़ा सा और भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट यूज़ किए हैं कि जब भी मैं पूछता हूँ कि डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई है तो कुछ लोग मैंने थोड़ा सा अजीब टाइप के लैंग्वेज का यूज़ किए हैं ध्रुव राठी जी, वैसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं इनको नहीं चुनेंगे तो फिर किसको, तो फिर उनको मूर्खों टाइप का टाइटल दिए हैं। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना चॉइस है, किसी का राहुल गांधी चॉइस है, किसी का अरविंद केजरीवाल चॉइस है, किसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी चॉइस है, तो किसी का तेजस्वी यादव चॉइस हो सकते हैं, किसी का ममता बनर्जी चॉइस हो सकती हैं, किसी का अखिलेश यादव जी चॉइस हो सकते हैं, किसी का योगी जी चॉइस हो सकते हैं। सबका अलग अलग चॉइस होता है, तो इनको न्यूट्रल होकर बातें रखनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में साफ साफ लग रहा है कि इन्होंने टोटल की टोटल कांग्रेस के द्वारा लिखित चीज़ें इन्होंने डाल दिया है और उसके बाद उस आधार पर इन्होंने वीडियो बनाया है। और बाकी इसमें भी इस वीडियो में कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो है सरकार पे अटैक करने के लिए और जो है वर्ल्ड लेवल पर सरकार का इमेज ख़राब करने के लिए ये प्रयास किया गया है। अदरवाइज़ आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ध्रुव राठी जी को मैं भी देखता ही रहता हूँ, बहुत अच्छे विश्लेषक थे, लेकिन अभी जो इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो चीज़ें थोड़ा सा लग रहा है कि ये न्यूट्रल होकर ये वीडियो आजकल नहीं डाल रहे हैं। तो जितने भी मुद्दे इन्होंने पूछे लगभग सभी पे मैं जवाब दे चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस बच गया हो, हाँ इन्होंने महंगाई का भी जिक्र किया, किसानों के प्रति रवैया का बारे में भी जिक्र किया। तो महंगाई अगर इन्होंने बोला कि बढ़ी हुई है, बहुत बढ़ी हुई है, तो आप 2014 में आप कितना कमाते थे ध्रुव राठी जी, वो चीज़ आप सैलरी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अभी आप कितना कमाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या वो अभी भी सेम ही है या डबल हुआ है या 150% या 50% बढ़ा है? कुछ तो बढ़ा होगा 2014। जिस रेशियो से, ये सिंपल इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, जिस रेशियो से महंगाई बढ़ती है, महंगाई उसी हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, उसी आधार से चीज़ें भी बढ़ती है। आप क्या चाहते हैं कि 2014 में जो पेट्रोल का दाम था 80-90, आज भी वही रहेगा? तो आज
चीज़ें क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स इनबैलेंस हो जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स अलग बताने की नहीं ज़रूरत है, आपके बहुत ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कि बहुत अच्छे से आप विश्लेषण किए हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। लेकिन जिस रेट से महंगाई बढ़ा है उस रेट से महंगाई बढ़ना चाहिए। जिस रेट से इनकम बढ़े हैं उस रेट से महंगाई बढ़ी है, तो इसलिए देश अभी भी वहीं पे है। हाँ, ये सरकार भी गलती कर रही है, वैकेंसी में डाउन कर रहे हैं। एक प्रॉपर इनका जो है कंट्रोल करने का, साइबर अपराध बढ़ गया है। उसके बाद करप्शन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ ही रहा है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे जो अधिकारी हैं वो अब थोड़ा सा, एक सरकार जब रहती है तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी नॉर्मल है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो चीज़ें डीबीटी जो लाए गए हैं, तो जो चीज़ें अच्छी लाई उसके बारे में भी बड़ाई करना चाहिए। ऐसा ना कि अपोजिशन को लेकर ईवीएम हैक, लोकतंत्र ख़त्म, ईडी का गलत इस्तेमाल, ये सारा स्टेटमेंट जो है अपोजिशन के द्वारा दिया जाता है और आप अपोजिशन का एक चेहरा बनकर रह गए हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, और जिन लोगों को भी लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन जो मैं दिया हूँ सही दिया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और स्पेशली ध्रुव राठी जी, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहें, लेकिन कंटेंट में थोड़ा सा न्यूट्रल होकर डालें। देश के जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।